नमस्कार। लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा शाह। एनसीईआरटी भूगोल की जो पुस्तक हम पढ़ रहे हैं और अध्याय 1 हम पढ़ चुके हैं, अध्याय 2 और अध्याय 3। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं अध्याय 4 पढ़ रहे हैं, मानचित्र। तो इससे पहले आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी तक ये चैप्टर भी शेयर करें। तो जो आज का जो विषय है, हमारा जो पाठ है वो है मानचित्र। मानचित्र तो हम पाठ की ओर चलते हैं। मानचित्र पाठ में आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। तो हमने जो अध्याय 2 पढ़े थे, ग्लोब पाठ, तो ग्लोब में हमने विषुवत वृत्त, अक्षांश रेखाएं, मकर रेखाएं, कर्क रेखाएं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, उत्तरी शीत कटिबंध, दक्षिण शीत कटिबंध, देशांतर रेखाएं, मानक रेखाएं, तो हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा। अध्याय 2 में ग्लोब के अंतर्गत हमने जो ग्लोब का जो लघु रूप एक वास्तविक प्रतिरूप है और एक काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में करती है, तो उसे हम विषुवत वृत्त कहते हैं। तो ये हमने ग्लोब के बारे में अध्याय में 2 में पढ़े थे। तो आज का जो चैप्टर है वो है 4 और मानचित्र। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब के अध्ययन की जो सीमाएं होती हैं, जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोग साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्य, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। और जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्य, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। ये इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि जो मानचित्र है हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है और दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस, यहाँ पर शब्द जो नया शब्द आ रहा है, एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। अब यहाँ पे जो मानचित्र है, तो जो मानचित्र है वो बहुत विभिन्न प्रकार के होते हैं, तो उनकी बात की जा रही है। तो किस किस प्रकार के मानचित्र होते हैं और जो इसके अलावा जो किताब के अंतर्गत जो अलग से बॉक्स में दिए जाते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे आओ कुछ करके सीखें, तो यहाँ पे कुछ गतिविधि भी बताई जा रही है। एक रबड़ की पुरानी गेंद लें एवं उस पर कोई रेखा चित्र बनाएं। आप उस पर उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव को भी चिन्हित कर सकते हैं। अब चाकू से गेंद को काटें तथा उसे चपटा करने की कोशिश करें। देखें कि किस प्रकार रेखा चित्र का रूप बिगड़ जाता है। तो यहाँ पे एक गतिविधि करने के लिए कहा है, तो आप सभी भी ये गतिविधि कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं कि मानचित्र के जो विभिन्न प्रकार हैं उस प्रकारों की ओर बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे भौतिक मानचित्र, पहला जो यहाँ पे बताया जा रहा है भौतिक मानचित्र, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ जैसे पर्वत,
पठार, मैदान, नदियां, महासागरों इत्यादियों को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। तो यहाँ ये बात की जा रही, जो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को जो दर्शाने वाले मानचित्र हैं वो भौतिक मानचित्र कहलाते हैं। तो अगर भौतिक मानचित्र में का ऑप्शन दिया जाए कि इनमें से कौन सा भौतिक मानचित्र है, तो आप बता सकते हैं कि जैसे ऑप्शन में आ गया पर्वतों, तो इस पर पर्वतों पे टिक कर सकते हैं। भौतिक मानचित्र के बाद हम करते हैं बात राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र में जो राजनीतिक मानचित्र होते हैं उसमें राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाया जाता है। तो ये हमने बात की राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र के बाद है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन, उद्योगों आदि के विवरण आदि के जो वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के जो मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है और इस मानचित्र में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। तो ये हमने यहाँ पे 3 तरह के विभिन्न प्रकार के जो मानचित्रों की बात की, भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। तो मानचित्र के भी प्रकार हैं ये, मतलब एक तरह के अलग अलग मानचित्रों के बारे में बताया गया। अब मानचित्र के बाद हम बात करते हैं दूरी के बारे में कि दूरी क्या होती है। दूरी के बारे में बात करते हैं। मानचित्र एक आरेखन होता है। मानचित्र क्या होता है? एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के पन्ने पर दर्शाता है। ये यहाँ पे कहा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है ये। एक बार मैं दोबारा आप सभी को बताती हूँ। मानचित्र एक आरेखन होता है जो पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। और यह कह सकते हैं कि जो मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। स्थानों के जो बीच की दूरी है वो वास्तविक रहे तथा यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। और इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की जो दूरी है वो 10 किलोमीटर है और जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि जो मानचित्र का जो 1 सेंटीमीटर तथा स्थल के 5 किलोमीटर को जो दर्शाया गया, आपके रेखा चित्र का जो पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। तो इस प्रकार जो पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत उपयोगी होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थलों के बीच की दूरी पता लगा सकते हैं। तो ये यहाँ पे हुई दूरी की बात। दूरी के बाद जो अब यहाँ पे जो उसके बाद हम बात करते हैं कि जब बड़े क्षेत्र वाले जो भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम जो लोग हैं छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि जो मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500
किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाना जो है पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे मान लीजिए कि गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के जो मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहा जाता है। बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहा जाता है इसे। और बड़े पैमाने वाले जो मानचित्र है वह छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करती है। तो ये यहाँ पे हुए मानचित्र की बात। ये जैसे यहाँ पे है सामुदायिक केंद्र, और ये पेड़ हो गया, खेल का मैदान, विद्यालय, कुआं, दुकानें, विकास का घर, शीला का घर, करीम का घर, और ये फलोद्यान। तो ये यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जा रहा है सारा। और ये उसके बाद दिशा की बात की जा रही है। जैसे दिशा, दूरी के बाद हम आते हैं दिशा पर। अधिकतर जो मानचित्रों में जो ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर जो है ऊ से इसे प्रदर्शित किया जाता है, लिखा जाता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं, तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। अब यहाँ पे चित्र 4.2 में 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दर्शाया गया है। वे प्रधान जो है ये जो यहाँ पे जो चित्र है, यहाँ पे उत्तर, पश्चिम, पूर्व, जो ये 4 दिशाओं के बारे में बताया गया है। और जो इनको जो है ये जो 4 दिशाएं जो उत्तर, पूर्व, जैसे यहाँ पे जो चित्र 4.2 में जो 4 मुख्य दिशाओं जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया गया है, वे प्रधान द्विदिंग बिंदु कहे जाते हैं। जैसे द्विदिंग बिंदु कहते हैं। जैसे बीच का 4 दिशाएं जैसे उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। तो इन जो बीच वाली जो दिशाओं की जो मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। अब यहाँ पे जो है 4.1 में जैसे निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। जैसे विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा। और दूसरा है दुकानों से विद्यालय की दिशा। तो ये यहाँ पे पता लगाने की बात की जा रही है। तो इसका उत्तर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं प्रतीक की। दूरी की बात हो गई, दूरी के बाद दिशा की बात हो गई। अब उसके बाद है प्रतीक। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। और किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छाया जो रंग होते हैं, छाया चित्र होते हैं, चित्रों, रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। अगर मान लीजिए कि हमें भवनों के बारे में बताना, तो एक उसका प्रतीक मान के उसको प्रदर्शित किया जाता है। ये जो प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं, और इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा ही मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है। इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन चिन्हों की जो सहायता से आप जो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये
रूढ़ प्रतीक कहते हैं, इसे हम रूढ़ प्रतीक कहते हैं। और यह जो कुछ रूढ़ प्रतीक जैसे चित्र 4.3 में दिखाए गए हैं कि विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्यों से किया जाता है। उदाहरण के लिए नीले रंग का जो इस्तेमाल है वह जलाशयों, भूरा रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों और हरा रंग जो मैदानों को दर्शाया जाता है। तो ये यहाँ पे जो है चित्र में जो दिखाया गया है, जैसे कि सबसे पहले ये यहाँ पे जो है ये यहाँ पे जो है चित्र है, जैसे नीला रंग ये हो गया। तो जो ये नीला रंग है ये नदी, ये हो गया यहाँ पे ये पानी। फिर इसको विद्यालय रंग जो प्रतीक है पीले रंग से इसमें किया गया है। और फिर ये सुंदरपुर डुमरी, तो कहीं ना कहीं ये प्रतीक के माध्यम से यहाँ पे दर्शाया गया। जो सुंदरपुर गांव और इसके आसपास का जो क्षेत्र है उसे एक प्रतीक के माध्यम से दर्शाया गया। अब थोड़ा सा ये बॉक्स में है जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे 4.4 को देखें एवं पता लगाएं नदी किस दिशा में बह रही है, ये पूछा गया यहाँ पे। दूसरा, डुमरी गांव के पास में किस प्रकार की सड़क गुजरती है। तीसरा, किस प्रकार की रेलवे लाइन के पास सुंदरपुर स्थित है। चौथा, रेलवे पुल के किस तरफ पुलिस स्टेशन स्थित है। पांचवा, निम्नलिखित स्थान रेलवे लाइन किस तरफ स्थित है। जैसे क छतरी, ख गिरजाघर, ग तालाब, घ मस्जिद, च नदी, छ पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस और ज कब्रिस्तान। तो इनका उत्तर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और ये यहाँ पे चित्र है, तो इन चित्रों के माध्यम से ही इन प्रश्नों को पूछा गया है। तो उसके बाद अब अंतिम में है खाका। खाका के बारे में जानते हैं। तो एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया जो रेखा चित्र खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं। जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय जो है हम लोग बड़े पैमाने वाले एक रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है। तो ये यहाँ पे खाका की बात हुई। तो आज जो है अध्याय 4 में हमने जो मानचित्र पाठ के अंतर्गत भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, दूरी, दिशा, प्रतीक, रेखा चित्र, खाका, तो इन सब के बारे में हमने पाठ में अध्ययन किया। पाठ के अध्ययन के बाद हम अभ्यास की ओर आते हैं, क्योंकि अक्सर यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही गहराई से प्रश्नों का निर्माण किया जाता है, जैसे सीटेट के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जो संक्षेप में दीजिए। पहला प्रश्न है, मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं। तो मानचित्र के यहाँ पे 3 घटकों की बात की जा रही है। आखिर ये घटक कौन कौन से होते हैं। तो इसका जो घटक है वो 3 घटक हो गया। जैसे पहला हो गया दूरी। पहला क्या हो गया, पहला हो गया दूरी। दूसरा हो गया दिशा। तीसरा हो गया प्रतीक। तो ये यहाँ पे 3 घटक हो गए। ये यहाँ पे 3 घटक हो गए, क्योंकि मानचित्र के 3 घटक कौन से होते हैं, दूरी, दिशा, प्रतीक। ये 3 घटक हो गए। अब हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। प्रधान द्विदिंग बिंदु कौन कौन से हैं। तो ये है जैसे उत्तर, दक्षिण, दक्षिण पूरब, और चौथा हो गया पश्चिम। तो ये यहाँ पे 4 जो है ये यहाँ पे जो है प्रधान जो द्विदिंग बिंदु कौन कौन से, ये यहाँ पे हुआ। फिर तीसरा प्रश्न है, मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं। तो जो मानचित्र के पैमाने से, पैमाना जो है स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच अनुपात होता है। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं, जैसे मैं इस प्रश्न का उत्तर दे रही हूँ।
मान लीजिए उदाहरण के लिए अगर रेखा चित्र का पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर दिखाता है, तो वास्तविक में मानचित्र पर जो दर्शाया गया है वो 5 सेंटीमीटर बराबर 50 किलोमीटर के बराबर होगा। तो ये पैमाने की बात हुई यहाँ पे। फिर हम आते हैं प्रश्न 4 पे। ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं, क्यों? तो ग्लोब की जो अपेक्षा जो है मानचित्र से अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र को आसानी से कहीं भी ढोया जा सकता है और ग्लोब के साथ नहीं किया जा सकता है। मतलब मानचित्र को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, लेकिन ग्लोब के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे ग्लोब की जो अपेक्षा मानचित्र जो है अधिक उपयोगी है। ये मैं अपनी तरफ से बताई हूँ। अगर आपको इसके और भी कोई उत्तर लगते हैं तो आप भी इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न 5 पे। मानचित्र एवं खाका के बीच अंतर बताइए। तो मानचित्र जो है वो छोटे पैमाने पर खींचा जाता है और जो खाका है वो बड़े पैमाने पर खींचा जाता है। मानचित्र में बड़े जैसे क्षेत्रों जैसे हो गए गांव, शहरों, राज्यों और देशों को दर्शाते हैं, लेकिन खाका में छोटे जगहों जैसे घर, छोटे छोटे इमारतों को रेखा चित्र खींच सकते हैं। तो ये यहाँ पे मानचित्र तथा खाका के अंतर्गत अंतर बताने की बात हुई। तो इसके अलावा अगर आपको कोई और अंतर लगता है तो आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 6ठा प्रश्न है, कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। यहाँ पे कौन सा मानचित्र? तो जो बड़े पैमाने वाला जो मानचित्र है वो विस्तृत जानकारी प्राप्त करता है। बड़े पैमाने वाले जो मानचित्र होते हैं, कौन से बड़े पैमाने वाले हैं? एक मिनट। जो ये बड़े पैमाने वाले जो मानचित्र होते हैं ये विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। ये हो गया यहाँ पे। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं? तो जो ये प्रतीक के इस्तेमाल से मानचित्र खींचना और उनका अध्ययन करना आसान हो जाता है। तो ये यहाँ पे हुई पहले प्रश्न। जो जितने भी ये पहले प्रश्न थे तो मैं इन सब का मैं उत्तर आप सभी को मैं बता दी। अब नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न 2 पे। सही उत्तर का चयन करना है हम लोगों को। जैसे पहला प्रश्न है, वृक्षों के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र। तो हमने जो 3 तरह के जो मानचित्र के प्रकारों की बात की थी, भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, और उसमें भी कई सारी चीज़ें जो मानचित्र के अंतर्गत आए थे उनको मैं बताई थी। तो आज जो यहाँ पूछा गया कि जो वृक्षों के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र, तो ये जो क है भौतिक मानचित्र, ख थीमेटिक मानचित्र और ग राजनीतिक मानचित्र। तो इनमें से जो वृक्ष हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे? तो जो इसका जो ये सही उत्तर होगा वो होगा ख थीमेटिक मानचित्र। तो थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत जो है वृक्षों के वितरण को दर्शाया जाता है। ये यहाँ पे आया ख। अब हम आते दूसरे पे प्रश्न पे। नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है? जो नीले रंग का जो इस्तेमाल है वो किसे दिखाने में किया जाता है? क जलाशयों, ख पर्वतों, ग मैदानों। तो क्या आप मुझे इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। ये बहुत ही आसान उत्तर है। मैं बात करती हूँ अब तीसरे प्रश्न पर, क्योंकि मैं इसका उत्तर अब नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा 5 उसमें मैं बताऊंगी। तो आप मुझे इसका उत्तर दीजिएगा, जो नीले रंग का जो इस्तेमाल है वो किसे दिखाने में किया जाता है। अब मैं आती हूँ प्रश्न 3 पे। दिक् सूचक उपयोग किया जाता है। क प्रतीकों को दिखाने के लिए, ख मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए, ग दूरी मापने के लिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ख मुख्य दिशा को पता लगाने के लिए। ये इसका उत्तर है।
फिर प्रश्न है 4, पैमाना आवश्यक है क मानचित्र के लिए, ख रेखा चित्र के लिए, ग प्रतीकों के लिए। तो जो पैमाना आवश्यक है वो है क मानचित्र के लिए, ये उत्तर सही है। तो ये मैं आपको सही उत्तर ये बिल्कुल सही उत्तर है ये। अब सही गलत के बाद हम चलते हैं, ये यहाँ पे चैप्टर हो गया ख़त्म। तो ये हमने जो महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बात की है, भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, दूरी, दिशा, प्रतीक, रेखा चित्र, खाका। तो ये यहाँ पे सारे जितने भी महत्वपूर्ण जो प्रश्न उत्तर थे उनको मैं व्याख्या सहित आप सभी को मैं बता दी। और इसी तरह का जो मैं अब नेक्स्ट चैप्टर लेकर आऊँगी, तो आप मेरे जो है लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आपको आपको जो ये पार्ट में जो भी इससे जुड़े और भी अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर सुझाव दें। और इसके अलावा मानचित्र से संबंधित अगर आपको कोई और भी जानकारी है तो इसका भी उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और सभी तक ये जितने भी वीडियो हैं आप शेयर करें। धन्यवाद।